Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2। ये हमारी आज की जो क्लास की बात करूँ, ये क्लास नंबर हमारी 3 है। हमने स्टार्ट किया था, हमने कुछ टॉपिक इसमें डिस्कस किए थे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर अकाउंट्स को लेके क्या प्रोविजंस है, अकाउंट्स के क्या प्रोविजन है, जिसमें हमने सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129 इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी शेड्यूल 3 के बारे में ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3। हमने शेड्यूल 3 के बारे में भी डिस्कशन किया था। शेड्यूल 3 होता क्या है, शेड्यूल 3 के जो हमने पढ़ा कि इसमें फॉर्मेट बता रखा है, किसका, बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का, ठीक है ना। इसके अंदर हमें फॉर्मेट बता रखा है बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसमें हमने क्या डिस्क्लोजर जो है कंपनी को एज पर द शेड्यूल 3 अपने बैलेंस शीट के अंदर देना पड़ेगा। हमने ये बात की थी अपनी लास्ट क्लास के अंदर। हमने डिस्कशन भी किया था कि भाई क्या क्या डिस्क्लोजर आएंगे, और उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर आएंगे। फिर हमने डिस्कशन किया था रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर आएंगे, हमने अपना लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था। अब आगे ही फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि भाई और कौन कौन से डिस्क्लोजर हैं जो हमें बैलेंस शीट में देने पड़ेंगे। हमने बैलेंस शीट में डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट का अगर आपको वर्टिकली बात करें, वर्टिकल फॉर्मेट होता है और उसमें हम इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी वाला पोर्शन और एसेट्स का पोर्शन दिखाते हैं, जिसमें जो शेयर कैपिटल होता है रिजर्व पार्ट होता है, और उसके बाद लायबिलिटीज का करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, एसेट्स का पार्ट होता है करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। कि भाई उसके अंदर क्या क्या आएगा, उस हेड्स के अंदर क्या क्या कवर होगा, हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम हर एक हेड को, हर एक चीज को, हर एक आइटम को, कि जो जो आइटम हमें कौन कौन से हेड के अंदर वो शो करनी है, हम इंडिविजुअली हर एक आइटम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व वाला हेड डिस्कस कर लिया था। अब आगे आता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। इसको कहां दिखाएंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट, इसको हम शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी वाले साइड में दिखाते हैं, अलग से सेपरेटली इसको शो करेंगे, अलग से सेपरेटली इसको शो किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी वाले पोर्शन के अंदर दिखाया जाएगा। इसको भी हम बैलेंस शीट में सेपरेटली शो करेंगे, अलग से दिखाएंगे, इसको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, इसको अलग से दिखाएंगे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं उनकी बात करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है
सारे सारे बॉन्ड, डिवेंचर, अगर आपने टर्म लोन ले रखा है बैंक से किसी पार्टी से, अगर उसका रिपेमेंट पीरियड ज्यादा है, अगर रिपेमेंट पीरियड 36 मंथ से ज्यादा है, उसको टर्म लोन कहा जाता है। अगर आपने ऐसा लोन ले रखा है बैंक से जिसका रिपेमेंट पीरियड 36 मंथ से ज्यादा है, तो वो टर्म लोन में आता है। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, deferred payment liability would include any liability for which payment is to be made on the deferred credit term, that is deferred sale tax liability, deferred payment for acquisition of fixed assets। मतलब deferred payment liability क्या होती है? वो liability for which payment is to be made on deferred credit term, deferred credit term मतलब पेमेंट जो होगी डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स भी क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। डिपॉजिट क्लासिफाई अंडर बोरिंग वुड इंक्लूड डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट विच आर इन द नेचर ऑफ बोरिंग्स। भाई अगर आपने पब्लिक से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है, वो किसमें आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आता है। आपने अगर कोई लोन ले रखा है, एडवांस ले रखा है रिलेटेड पार्टी से, है ना, तो वो भी किस में आता है? अगर वो लोन की फॉर्म में है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन या अदर लोन एंड एडवांस सेफली स्पेसिफाई नेचर। अब ये इसके अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर सारे का सारा कवर होके यहाँ पर चलता है। ये इसमें हमने बात की कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या कवर होके यहाँ पर चलता है। कोई भी बॉन्ड, कोई भी डिबेंचर, कोई भी बैंक लोन अगर उसका रिपेमेंट पीरियड 36 मंथ से ज्यादा है, कोई भी डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांटेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज, ये सारा किस में आता है? ये सारे का सारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर कवर होकर यहाँ पर चलता है। अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको काट सकते हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको ही कवर करके यहाँ पर चलेंगे। आगे आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर अलग से सेपरेटली किया जाता है, अलग से क्या किया जाता है? सेपरेटली शो किया जाता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर क्या किया जाता है? सेपरेटली अलग से शो किया जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को भी, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है? एक होते हैं ट्रेड पेबल्स, एक होते हैं अदर। जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स sundry creditors for goods and services and acceptances should be disclosed as a part of trade payable। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की मैं बात करूं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है ट्रेड पेबल्स, और दूसरा आता है अदर्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर आपके क्या आएंगे? क्रेडिटर्स। क्या आएंगे? क्रेडिटर्स। और अदर्स के अंदर आपने आएगा, अदर्स की मैं बात करूं, अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, अगर आपने कोई क्या किया है, जैसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगी, कोई कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो गया, अगर कोई फिक्स एसेट आपने परचेज की है, या कोई रिम्बर्समेंट है एक्सपेंसेस का, या कोई ऐसा खर्चा किया है, या कोई ट्रेड पेबल्स है, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है ऑन ट्रेड पेबल्स, तो ये सारे का सारा अदर्स में आके यहाँ पर चलेगा। अदर्स में ऊपर वाले को छोड़ के जितनी भी लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी है वो इसके अंदर कवर होकर यहाँ पर चलेगी। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होता है? दो तरह के प्रोविजंस होते हैं, या तो आपने प्रोविजन किसके लिए क्रिएट कर रखा है? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। दिस शुड बी क्लासिफाइड इनटू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पोर्शन एंड लेटर अमाउंट शुड बी इंक्लूड हियर। प्रोविजंस होते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, कोई दूसरा प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया तो वो किसमें आएगा? लॉन्ग टर्म। प्रोविजन फॉर वारंटी हमेशा किसमें आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। प्रोविजन फॉर वारंटी किसमें आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आके यहाँ पर चलता है, आप याद कर लेना।
अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले बात करूं, इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है कि जिसका रिपेमेंट पीरियड 12 महीने या उससे कम पीरियड होता है, मतलब वो बोरिंग जिनका पीरियड 12 मंथ या उससे कम का होता है उसको कहां कंसीडर किया जाता है? लेस देन मंथ। जिनका रिपेमेंट पीरियड, वो बोरिंग जिनका रिपेमेंट पीरियड लेस देन 12 मंथ है, शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के अंदर आती है। इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आके यहाँ पर चलती है, वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। अगर आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है और अगर 3 साल से कम, जिसका पीरियड क्या है 3 साल से कम का है, कोई टर्म लोन आपने ले रखा है और जिसका पीरियड क्या है 3 साल से कम का है, वो भी किस में आएगा? शॉर्ट टर्म में आएगा। लोन एंड एडवांसेस रिलेटेड, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है किसी रिलेटेड पार्टी से, तो ये सारा किस में आएगा? शॉर्ट टर्म लोन में आके यहां पर चलेगा। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? तो ट्रेड पेबल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स भी क्लासिफाई किया गया है। ट्रेड पेबल्स को क्लासिफाई किया गया है, पहला टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन, मतलब जो ट्रेड पेबल्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स में दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो अगर जो ड्यू है किसका है, ड्यू किसका है? एमएसएमई का, एमएसएमई का, अदर देन एमएसएमई, अदर देन एमएसएमई, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ क्रेडिटर्स अदर। अब माइक्रो एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूं, लायबिलिटी फॉर कैपिटल गुड परचेज, लायबिलिटी फॉर कैपिटल गुड परचेज अमाउंट ड्यू टुवर्ड परचेज डिस्क्लोज अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। कोई भी आपने का अमाउंट ड्यू है कैपिटल गुड परचेज के अंदर, कैपिटल गुड्स परचेज के अंदर कोई भी अमाउंट ड्यू है, तो इसको हम दिखाएंगे अमाउंट ड्यू टुवर्ड परचेज डिस्क्लोज अंदर अदर करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टुवर्ड एम्प्लॉय लीव्स, ये सारे का सारा इसमें हम दिखा के यहाँ पर ट्रेड पेबल्स के अंदर कवर करके यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या होता है? जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू ऑन बोरिंग्स, income received in advance, unpaid dividend, application money received for allotment of security due for refund and accrued thereon, unpaid mature deposits, other payables। तो ये सारा किस में आता है? ये सारे का सारा करंट लायबिलिटीज के अंदर कवर होके यहाँ पर चलता है। आप ये सारे का सारा किस में आता है? करंट लायबिलिटीज में कवर होके यहाँ पर चलता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट या अदर प्रोविजंस। अगर आप डिविडेंड के लिए, अगर आप टैक्स के लिए कोई प्रोविजन बनाते हो तो उसको अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डाला जाता है। और अगर आप एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोविजंस बनाते हैं तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट में डाला जाता है। तो ये आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो हम इक्विटी, जो शेयर कैपिटल आपका है, शेयर कैपिटल के अंदर आपका इक्विटी प्रेफरेंस का पूरा डिस्क्लोजर आ जाएगा। उसके बाद सेपरेटली दिखाएंगे, हर एक क्लास ऑफ शेयर्स का सेपरेटली बताया जाएगा। आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब, सारा बताया जाएगा। सब्सक्राइब इश्यू जितना भी कैपिटल होगा वो उसमें सब में बताया जाएगा। उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताया जाएगा। हर तरह के रिजर्व का प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर दिया जाएगा। आपका
बाकी लाइबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर दी एसेट्स। अगर आपको एसेट्स वाले हेड के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वो बात कर लेते हैं। एसेट्स वाले हेड के अंदर आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वो बात कर लेते हैं। पहला, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपका सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स स्पेसिफाई नेचर। ये सारे का सारा क्या आता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आके चलता है। और दूसरा क्या है? एसेट अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाई अंडर। अगर आपने एसेट को लीज पर ले रखा है तो आप उसको क्या करोगे? सेपरेटली शो करोगे। आप उसको क्या करोगे? सेपरेटली शो करोगे। तीसरा पॉइंट, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन वेयर सम हैज बीन राइट ऑफ on a reduction of capital or revaluation of asset, or where some have been added on revaluation of asset, every balance sheet subsequent to the date of such write-off in addition shall show the reduce or increase figure as applicable and shall be by way of not also show the amount of reduction or increase as applicable together with the date thereof for the first 5 years subsequent to the date of such reduction। भाई आप क्या करते हैं? हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहते हैं कि अगर कैपिटल की रिडक्शन की वजह से, ये कैपिटल के इंक्रीज होने की वजह से आपकी एसेट्स में रिवैल्यूएशन हुआ है, एसेट्स के अंदर एडिशन या डिक्रीज हुआ है, उसकी वैल्यू को आप अकॉर्डिंगली क्या करोगे? जिस दिन वो राइट ऑफ हुआ, जिस दिन वो रिडक्शन हुआ या जो भी हुआ, आप अपनी एसेट्स के अंदर भी क्या करोगे? वैल्यू को चेंज करोगे और उसका इफेक्ट आप नोट के अंदर 5 साल तक दिखाओगे। जब वो हुआ है उसका इफेक्ट आप 5 यहाँ पर चलोगे। ये बात करके यहाँ पर चलता है। रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन ऑफ एसेट्स। Reconciliation of the gross and net carrying amount of each class of assets at the beginning at the end of the reporting period, showing addition, disposal, acquisition through business combination and other adjustment and related depreciation, impairment, losses, reversal shall be disclosed separately। अगर कोई क्या हुआ है? रिकॉन्सिलेशन हुआ है। रिकॉन्सिलेशन हुआ है कि भाई आपकी एसेट्स स्टार्टिंग में कितनी थी, जब ओपनिंग मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या थी, और किन रीजंस की वजह से अगर कोई बिजनेस का कॉम्बिनेशन हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है, कोई एडजस्टमेंट हुई है, कोई डेप्रिसिएशन हुआ है, इसको आप अलग से सेपरेटली क्या करोगे? अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे। क्या करोगे? अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे। आपको ये दिखाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ये शो करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। ये देखो, इतना हमारा जो ये वाला चैप्टर है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपसे कोई भी हेड पूछा जा सकता है, और आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, आपको हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता, हर एक आइटम के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैं डिटेल की बात नहीं करना, बट यू हैव टू स्टडी वेरी वेल ईच एंड एवरी आइटम। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके सामने कोई आइटम आया तो आप उसको कहां शो करोगे। आगे बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, mastheads and publishing titles, mining rights, copyright, patent, intellectual property right, service and operating right, recipe formula। तो ये जिस तरह से जो क्या नहीं है, फिजिकल, जिनकी क्या नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, बट उनको उनकी एक वैल्यू होती है, तो वो भी आप दिखाओगे और उनके रिकंसिलेशन के बारे में भी सेपरेटली जो है शो करोगे बैलेंस शीट में। सेपरेटली जो है शो करोगे बैलेंस शीट में। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को आप
एसेट साइड के अंदर बैलेंस शीट में सेपरेटली शो करोगे, आप सेपरेटली शो करोगे, इसको अलग से सेपरेटली शो करोगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर रीडेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इसको भी आप सेपरेटली शो करोगे, इंडिपेंडेंटली सेपरेट शो करोगे एसेट साइड के अंदर। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जिनका पीरियड मोर देन 12 मंथ होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिनका पीरियड कितना होता है, जिनका पीरियड मोर देन 12 मंथ होता है, 12 मंथ, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रखा जाता है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? इन्वेस्टमेंट आपकी किसी में भी हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटी में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फॉर्म में, ये जितना होता है ये क्या होता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है आपकी, इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ये हेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो मेन हेड हम डिस्कस करेंगे इसमें, मेन हेड के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे। डेफर टैक्स एसेट्स, डेफर टैक्स एसेट्स को भी एसेट साइड के अंदर सेपरेटली क्या किया जाता है? शो किया जाता है। आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स को एसेट साइड के अंदर सेपरेटली क्या किया जाता है? शो किया जाता है, सेपरेटली शो किया जाता है इसको। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर क्या क्या आता है? लोन एंड एडवांटेज टू रिलेटेड पार्टी, अदर लोन एंड एडवांसेस स्पेसिफिकली, अदर लोन एंड एडवांसेस कैपिटल। कैपिटल एडवांस क्या होता है? इट शुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूड अंडर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड हेंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं उनको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला कैपिटल एडवांस, दूसरा रिलेटेड पार्टी, तीसरा अदर लोन एंड एडवांस, अदर लोन एंड एडवांस। अब कैपिटल एडवांस की अगर मैं बात करूं, कैपिटल एडवांस की, कैपिटल एडवांस को बच्चों लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर शो किया जाता है, इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर नहीं दिखाएंगे। कैपिटल एडवांस आर एडवांस गिवन फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ये कौन से एडवांस होते हैं? फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो आपने एडवांसेस ले रखे हैं, जो आपने एडवांसेस दे रखे हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एडवांस कहते हैं। विच आर नॉन करंट एसेट्स, जो कि क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। दे आर नॉट रियलाइज बैक इन कैश, इनको बाद में क्या नहीं करते? कैश में रियलाइज नहीं किया जा सकता, ये कैपिटल नेचर के होते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो तभी इनको क्या किया जाता है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट किया जाता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो किया जाता है। सिक्योरिटी वाइज कंसिडरेशन, सिक्योरिटी वाइज कंसिडरेशन। अब आगे बात करते हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है? डेटर की बात करते हैं, डेटर की बात करते हैं इसमें।
सिक्योरिटी वाइज कंसिडरेशन, द अबव शैल बी, जो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं इनको अलग अलग सिक्योर्ड कंसीडर गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड, डाउटफुल, जो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है इनको भी फिर सिक्योरिटी वाइज क्या किया जाता है, वो क्लासिफाई किया जाता है। जैसे सिक्योर्ड है जिनको अच्छा कंसीडर किया गया है, अनसिक्योर्ड है लेकिन वो अच्छे हैं, और एक डाउटफुल है। अब बैड एंड डाउटफुल क्या होता है, अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन एंड एडवांसेस शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रेलेवेंट हेड सेपरेटली। भाई जिन जिन लोन के ऊपर, मतलब जो लोन आपने दे रखा है कि भाई उनसे पैसा नहीं आएगा, वो डाउटफुल है, तो आप उनके लिए अलग से क्या करते हो, प्रोविजंस बनाते हो, उनके लिए क्या करते हो, प्रोविजंस बनाते हो। तो ये सारा किस में आता है, ये लोन एंड एडवांसेस में आके यहाँ पर चलता है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है। अब कुछ अदर होती है, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स कैन बी क्लासिफाई एज, पहला लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब हमारे डेटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इनको भी फिर आगे जैसे हमने ऊपर क्लासिफाई किया था, तो डेटर्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं। डेटर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी के बेसिस पे डेटर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, पहला सिक्योर्ड कंसीडर गुड, सिक्योर्ड सिक्योर्ड डेटर्स जिनको कंसीडर किया जाता है गुड। दूसरा गुड कंसीडर गुड, और तीसरा डाउटफुल। डाउटफुल, ये हमारे तीन तरह के क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो ये भी क्या आएगा, अकॉर्डिंगली इसका भी हमें नोट्स टू अकाउंट के अंदर प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये अदर नॉन करंट, अगर मैं अदर नॉन करंट एसेट्स की बात करूं, उसमें मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आती हैं, अदर्स आके यहाँ पर चलता है, ये सारे का सारा फिर इसको फर्दर क्लासिफाई करता है। करंट एसेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट आती है सबसे पहले। करंट एसेट्स के अंदर क्या आती है, करंट इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी इन्वेस्टमेंट होता है जिनका पीरियड, जिस इन्वेस्टमेंट का पीरियड लेस देन, जो रियलाइज हो जाते हैं लेस देन 12 मंथ होता है, लेस देन 12 मंथ। जैसे इन्वेस्टमेंट की आपने किसी इक्विटी में, प्रेफरेंस में, किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, डिबेंचर्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म में, ये सारा किस में आता है, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आके यहाँ पर चलता है। किस में आता है, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आके यहाँ पर चलता है, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आके यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ पकड़ते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देना। हम सिर्फ मेन डिस्कशन इसमें कर रहे हैं, मेन हमारा इसके अंदर डिस्कशन रहेगा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक, रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है, स्टॉक इन ट्रेड आता है, स्टोर आते हैं, स्पेयर्स आते हैं, लूज टूल्स आते हैं। अगर आपसे कोई इन्वेंट्री की डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, तभी करके आपको ये एक एक हेड को पढ़ना जरूरी है। आपका इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है, इन्वेंट्री के अंदर आता है रॉ मटेरियल, और क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। चौथा स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। पांचवा आता है यहाँ पे स्टोर्स,
एंड स्पेयर्स, और फिर आता है लूज टूल, लूज टूल एक्सेट्रा, लूज टूल। ये हमारा इन्वेंटरीज होता है, ये हमारा क्या होता है, इन्वेंटरीज होता है। आगे बढ़ते हैं, यह क्या होता है, इन्वेंटरीज होता है। आगे बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं, मतलब हमारे डेटर्स, डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए भी अलग से आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से दिखाओगे। अब दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, aggregate amount of trade receivable outstanding for a period of exceeding 6 months from the date they are due for payment should be stated separately। मतलब कि जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाओगे तो आप दो हेड बनाओगे, एक तो वो जिनकी पेमेंट जो है आउटस्टैंडिंग है मोर देन 6 मंथ, जिनकी पेमेंट जो है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, जिनकी पेमेंट को आउटस्टैंडिंग हुए मोर देन 6 मंथ हो चुका है, और जिनकी पेमेंट को आउटस्टैंडिंग हुए लेस देन 6 मंथ हो चुका है, दोनों को सेपरेटली दिखाओगे। अब सिक्योरिटी वाइज फिर इनको बाइफरकेट करोगे, भाई कौन से ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो सिक्योर्ड हैं जिनको कंसीडर किया गया है गुड, या कौन से अनसिक्योर्ड हैं जिनको कंसीडर किया गया है गुड, या डाउटफुल कौन से हैं, बैड डेट, उसके बाद क्या है बैड और डाउटफुल, या फिर डायरेक्टर एक्सेट्रा। अगर डायरेक्टर से आपको पैसा लेना है तो उसके लिए भी अलग से आप शो करके यहां पर चलोगे, समझ रही। आगे बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है सबसे पहले कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट, हैंड, अदर्स। तो ये किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आके यहाँ पर चल रहा है। जितना करवाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, जितना करवाया जा रहा है आप सिर्फ उतना ही लर्न करके यहाँ पर चलना, बाकी इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी आप डिस्कस मत करना कुछ भी, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आप कंसिडर करना, वही इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस वो लोन एडवांसेस होते हैं जिनका रिपेमेंट पीरियड क्या होता है, पीरियड लेस देन अ ईयर होता है, 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ। अब क्या होता है इसमें, क्या क्या है, लोन एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी या फिर अदर्स। सिक्योरिटी वाइज अगर मैं लोन एंड एडवांसेस की बात करूं, सिक्योर्ड कंसीडर गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड, डाउटफुल बैड, डाउट बैड, बैड बैड, जो बैड भी हो सकते हैं डाउटफुल भी हो सकते हैं, तो इनको आप लर्न कर लेना। डायरेक्टर एक्सेट्रा, लोन एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम आइदर सेवरली और जॉइंटली। अगर आपने किसी डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को लोन दे रखा है तो वो भी। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, दिस इज ऑल इंक्लूसिव हेडिंग which incorporate current asset which do not fit any other asset category। अगर इसके अंदर क्या होता है, वो सारी एसेट्स करंट एसेट्स आके चलती हैं जो ऊपर किसी हेड में फॉल नहीं करती, ऊपर किसी हेड में फॉल नहीं करती, तो वो इसके अंदर कवर होकर यहाँ पर चलती है। आगे बात करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज द ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी जो ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। ऐसी लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो
फ्यूचर में अराइज हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, या नहीं भी हो सकती, उसको क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। कोई भी क्लेम जो किसके खिलाफ है? कंपनी के खिलाफ है, बट अभी वो क्या नहीं हुआ? डेट नहीं बना, अभी वो भाई प्रूव नहीं हुआ, वो क्लेम जो है अभी प्रूव नहीं हुआ। कोई गारंटी अगर कंपनी ने दे रखी है, या कोई भी अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंट लायबल, तो वो सारे का सारा क्या होता है? वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। कमिटमेंट, कोई भी कमिटमेंट अगर कंपनी ने कर रखी है तो वो कमिटमेंट भी क्या होगी? कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट होकर यहाँ पर चलेगी। कोई भी कमिटमेंट अगर कंपनी ने कर रखी है तो वो कमिटमेंट भी कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट होकर यहाँ पर चलेगी, कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट होकर यहाँ पर चलेगी। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हाँ इसको हम एक बार पढ़ेंगे ऊपर से, इसको लिख लो, रेफर एट लास्ट, लास्ट में इसको पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में इसको पढ़ेंगे, रेफर एट लास्ट, लास्ट में पढ़ेंगे इसको, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमने बैलेंस शीट की बात कर ली कि भाई बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, किस किस हेड के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट की बात करेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।